अस्सलाम वालेकुम। बैनुल-अक़वामी मार्केट में तेल की कीमतें $100 से ऊपर चली गई हैं और जब तक वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ बंद रहेगी ये कीमतें ऊपर जाने का रुझान भी बरकरार रहेगा। बहुत से जो तेल पैदा करने वाले ममालिक हैं, कुवैत है तो उसकी कंपनी ने अपनी प्रोडक्शन जो है उसको कट डाउन कर दिया, बहरीन ने अपनी प्रोडक्शन को कट डाउन कर दिया, अरामको ने आज अपनी प्रोडक्शन को कट डाउन कर दिया, कतर से उनकी जो गैस फील्ड है वहाँ से उसकी पैदावार को बंद कर दिया गया है। अभी तो टेम्परेरीली ये बंद है, लेकिन जब ये नॉर्मलसी की तरफ वापस भी आएगी तो इसका अप टाइम भी एक होता है, 2 से 4 हफ्ते उसमें भी लगते हैं। तो एक लंबे अरसे के लिए क्राइसिस शुरू हो गया। मुख्तलिफ ममालिक को अपनी पोजिशनिंग करनी पड़ेगी कि वो इसको बहरान से निपटेंगे कैसे। पाकिस्तान में तेल की कीमतें फौरी तौर पर बढ़ाई गई। शायद हुकूमत के पास पहला आसान हल यही था, 55 रुपये फ़ी लीटर तेल की कीमत बढ़ाइए, आवाम की जेबों से पैसा निकाल लें। लेकिन आवाम की जेबों के साथ साथ सरकार को बेल्ट टाइटनिंग के लिए कुछ चीज़ें करनी पड़ेंगी। और बेल्ट टाइटनिंग के लिए सिर्फ कुछ चीज़ें होती हैं दिखावे के लिए, सिर्फ हम कैमरे पे बताते हैं कि प्राइम मिनिस्टर तनख्वाह नहीं लेंगे। प्राइम मिनिस्टर वैसे तनख्वाह पहले भी नहीं लेते, हमारे फाइनेंस मिनिस्टर भी तनख्वाह नहीं लेते। उसका पाकिस्तान को नेशनल लेवल के ऊपर फ़ायदा कोई नहीं होता, क्योंकि जो इनकी शाह खर्चियाँ हैं वो 2-3 लाख रुपए की तनख्वाह एक तरफ रह जाती है, 100 बंदे का जहाज़ भर के जाते हैं। वज़ीर आला पंजाब ने अपना जहाज़ अपग्रेड किया, गल्फ़ स्ट्रीम को वो दोबारा बेच दें, बहुत मेहरबानी करें। प्राइम मिनिस्टर ने अपना जहाज़ जो है उसको अपग्रेड किया, बहुत मेहरबानी करें। सरकारी जहाज़ में कहीं जाना है तो उसके ऊपर जाएं और उनके वफ्त में सिवाय उनके फॉरेन मिनिस्टर के और ज़रूरी उनका इंफॉर्मेशन मिनिस्टर है, इसके अलावा किसी को साथ नहीं होना चाहिए। पंजाब में सरकारी गाड़ियाँ बड़ी दी गई हैं आला अफसरों को, वो गाड़ियों के ऊपर बंदिश होनी चाहिए। एक बस खड़ी करें और बस में बिठा के इनको सेक्रेटेरिएट लाएं और वापस ले जाएं। जब आप लोगों से कुर्बानी मांगते हैं, उनका खून चूसते हैं, तो सबसे पहले मिसाल तो इस पार्लिमान और इस हुकूमत से शुरू होनी चाहिए। तरक्याती बजट की मद में हर MNA MPA को बड़ी अरबों रुपए के फ़ंड्स दिए जाते हैं, सारे फ्रीज़ होने चाहिए। बल्कि PSDP के बेशतर जो मंसूबे हैं उनको फॉर द टाइम बीइंग अगर ये होल्ड बैक में डाल सकें तो ज़्यादा बेहतर होगा। इसी तरीके से जो आपका डिविजिबल पूल है जो सबसे बड़ा सवालिया निशान है, तो इस मामले में भी क्रेडिट ले लें। वफाक का बजट कभी दुरुस्त नहीं हो सकता जब तक आप नेशनल फाइनेंस कमीशन अवार्ड के तहत डिविजिबल पूल की डिस्ट्रीब्यूशन को दुरुस्त नहीं कर लेते। अगर वो अभी NFC अवार्ड को रिव्यू नहीं करना तो उसका शॉर्टकट, क्योंकि एक एमरजेंसी सिचुएशन है, आपका पाकिस्तान के इस वक्त इकनॉमिक वायबिलिटी का सवाल है। हम अरबों के आगे हाथ फैला रहे हैं कि हमें तेल उधार पे दे दो, $5 अरब रख दो। UAE वाले हमारे से आजकल आंखें नहीं मिला रहे, तो हमने आगे कैसे बढ़ना है। तो फॉर द टाइम बीइंग एमरजेंसी मैयर के तौर पर डिविजिबल पूल से कोई 5 या 10% का एक बजट का हिस्सा अलहदा करें और लोगों की ज़िंदगियों को आगे चलाने के लिए, पाकिस्तान को आगे चलाने के लिए वो जो 200, 400, 500 अरब रुपए का एक पूल बनेगा ना, उससे पाकिस्तान को इस मुश्किल वक्त से निकालें। सबके हिस्से से 5%, 10% काटना पड़ेगा। पंजाब से भी काटें, KP से भी काटें, बलोचिस्तान मुश्किलात में है तो उसको ना छेड़ें, सिंध से भी काटें। वफाक अपनी बेल्ट टाइटनिंग करे, वुज़रा की बड़ी गाड़ियों और जितने किसी VIP को मिले हुए हैं ना वो 10-10 डाले, वो सारे पूरे पाकिस्तान में बैन कर दे। अपनी हिफाजत के लिए उन्हें गार्ड चाहिए तो ख़ुद रख सकते हैं। इस तरह का कुछ करेंगे तो हालात बेहतर होंगे। वैसे अगर लोगों से कहें कि बड़ी मुश्किल है, 55 रुपये पहले बढ़ाया है, 100 और बढ़ाना है, तो ये ज़्यादती है, ये दुरुस्त नहीं है। ऊपर से कुर्बानी शुरू करें, फिर लोगों से कुछ मांगें। प्रोग्राम के आगाज़ में हम बात करेंगे एजाज़ अहमद से, फॉर्मर सेक्रेटरी फॉरेन अफेयर्स, और एहसान अहमद खान डिफेंस एनालिस्ट, दोनों हमारे साथ हैं। दोनों को खुशामदीद कहते हैं। एजाज़ साहब, जो जंग है, मुश्तबा साहब के आने के बाद एक चीज़ तो वाज़ेह है कि ईरान रेजिलियंस का मुजाहरा कर रहा है और वो जम के खड़ा रहेगा, पीछे हटेगा नहीं। और जो तेल का बहरान क्राइसिस पैदा कर रहा है यूरोप के अंदर और अमेरिका के अंदर, मुझे लगता है डिसाइडिंग फैक्टर शायद 3 से 4 हफ्ते के अंदर तेल बने, जंग पीछे चली जाए। जी बहुत शुक्रिया। बिल्कुल ऐसा ही लग रहा है, क्योंकि दुनिया में काफ़ी इस वक्त अफरा तफरी पड़ गई है और हमारे जैसे मुल्क जिनकी पहले ही इक्तिसादी पसली बड़ी कमज़ोर थी, उनके लिए तो नेचुरली बहुत ही मुश्किलात हैं, लेकिन बड़े बड़े जो इक़्तिसाद हैं उनके ऊपर भी असर पड़ रहा है। बहुत सारे ममालिक के पास तो कुछ ज़ख़ीरा भी ज़्यादा होता है, तो उनका क्वेश्चन थोड़ा सा ज़्यादा है इसको करने के लिए, बर्दाश्त करने के लिए। चीन जैसे मुल्क हैं वो रूस से तेल ख़रीदना शुरू कर रहे हैं, वो ज़्यादा बढ़ा रहे हैं। अमेरिका को शायद खुद ज़रूरत भी नहीं है तेल की, मिडल ईस्ट के तेल की, उनका अपना इतना इस्तात है, अपनी खुद एक्सपोर्ट भी कर रहे हैं। तो मेरे ख्याल में उनको तेल उस तरह का डिसाइडिंग फैक्टर नज़र नहीं आएगा। डोनाल्ड ट्रंप साहब आप फंस गए हैं नदीम साहब, उस एक शिकंजे में आ गए हैं, क्योंकि अगर वो इस वक्त शिकस्त मानते हैं तो उनको पीछे बहुत बड़ी एक सियासी, जिसे कहते हैं ना, कीमत अदा करनी पड़ेगी। और अगर वो इसको आगे तूल लेकर जाते हैं तो भी वो सियासी कीमत अदा करनी पड़ेगी। उनका तो मकसद सिर्फ यही है कि किसी तरीके से ईरान के अंदर इतनी बमबारी हो जाए और इतने मसाइल बढ़ जाएं
कि ये गवर्नमेंट जो है वो कहीं ना कहीं बिखर जाए या फसादात फूट पड़े, तो वो अपनी विक्ट्री डिक्लेयर करके इस जंग को बंद करें। वो मसला ये हो रहा है कि ईरान उस पोजीशन में पहुंच नहीं रहा। ज़्यादातर लोगों का ये ख्याल था कि ईरान के अंदर पता नहीं इतनी इस्तात है कि नहीं, कितने इतने मिसाइल, इतने ड्रोन्स, इतने अस्करी साजो सामान है कि नहीं कि वो मुकाबला करता रहे। अभी तक तो लग रहा है कि उनके पास है, क्योंकि उन्होंने इतने इतने फ्रंट खोल लिए हैं। मेरे जैसा बंदा तो सोच भी नहीं सकता था कि वो सारे फ्रंट एक वक्त में खोल लेंगे, लेकिन उससे अंदाज़ा ये हो रहा है कि शायद उनके पास इतना एतमाद है कि वो काफ़ी हफ्तों जंग ये चला सकते हैं। अगर ऐसा है तो फिर तो वाकई बहुत बड़ा शदीद बहरान होगा, क्योंकि इसराइल तो नहीं हटेगा। इसराइल को तो वहाँ बैठे बैठाए फ़ायदा हो रहा है कि ईरान और अरब्स आपस में जंग लड़ रहे हैं। अभी अरब्स ने जंग लड़नी शुरू नहीं की है। अरब्स यानी इस वक्त कह रहे हैं कि ईरान को जंग, लेकिन अगर वो आप सोचें कि वो भी अगर उस जंग में शरीक हो जाएं तो फिर इसराइल को तो बैठे बैठाए कितना फ़ायदा है। इसीलिए मेरे जैसे लोग तो शुरू दिन से ये ख्याल कर रहे थे कि शायद ईरान इसराइल पे सबसे ज़्यादा फोकस करेगा, सबसे पहले फोकस उस पर करेगा, बजाय इसके कि अरबों की तरफ जाए। बहरहाल उनकी अपनी एक स्ट्रेटजी, उनकी अपनी हिकमत अमली है जिस पे उन्होंने अमल किया। इसराइल को तो कम अज़ कम इसमें फ़ायदा हो रहा है। तो मुझे नहीं नज़र आता कि अमेरिका ये जंग इस वक्त रोकना चाहेगा, ना ही मुझे ईरान की तरफ से रुकती नज़र आ रही है, जिसका मतलब वही है कि हमारे जैसे मुल्क जो हैं वही करें जो आपने अभी इब्तिदाइये में फरमाया है कि हम यहाँ पे अपनी बेल्ट टाइटनिंग के लिए तैयार हो जाएं, और ये ऊपर से शुरू होगी, ये नीचे से नहीं होगी। हमें ये इसको एक मौका जानना चाहिए। और आप इसमें कुछ और चीज़ें भी शामिल कर सकते हैं। ये जो वर्क फ्रॉम होम का जो है ना, वो वक्त आया हुआ है। इतने लोग सरकारी पेट्रोल खर्च करके जाते हैं वहाँ पे, और सच्ची बात है, मैं खुद सरकार में रहा हूँ इतना अरसा, सब लोग उतनी आउटपुट नहीं देते हैं। तो इसलिए बेहतर होगा कि आप वर्क फ्रॉम एक शॉर्टर लीनर टीम्स के साथ सब दफ्तरों में काम करें। इस तरह यूनिवर्सिटियों में, स्कूलों में भी अब आप यानी डिस्टेंस लर्निंग का थोड़ा सा डालें, क्योंकि इस वक्त सारी कौम को इसके अंदर बिल्कुल सही कह रहे हैं। जी जी बिल्कुल ऑनलाइन क्लासेस की जा सकती हैं। एहसान साहब, अभी एजाज साहब ने कहा कि इब्तदाई तौर पर हम सारे सोचते थे कि इसराइल निशाना बनेगा क्योंकि हमला उन्होंने किया आयतुल्लाह खमेनाई की शहादत के बाद। तो सबसे ज़्यादा हमें यही था कि ध्यान कि तेल अवीव के ऊपर कितने जाके मिसाइल गिरते हैं। मुझे लगता है कि जो रडार साइट्स ईरान ने पहले उड़ाई हैं वो शायद ड्रोन से और अपने मिसाइलों से इस रीजन के अंदर वो जितने अमरीकी लेटेस्ट उनका एंटी एयर डिफेंस सिस्टम लगे हुए थे उनको हिट कर लिया। अब शायद इसराइल ज़्यादा एक्सपोज हो। आपकी तवक्कुआत क्या है, क्या नज़र आता है आने वाले दिनों में? नदीम साहब बहुत बहुत शुक्रिया। मैं अपना आर्गूमेंट ना 3 स्टेप्स के अंदर आपको देने की कोशिश करूँगा। पहले जो स्ट्रेटेजिक एंड पॉलिसी लेवल के ऊपर चीज़ थी, फिर एप्लीकेशन एंड वॉरफेयर, एंड फाइनली कि उस पर हमें किस तरीके से आगे लेके चलना चाहिए। बड़ी क्लैरिटी के साथ है कि ये इललिजिटिमेट वॉर, ये अमेरिका और इजराइल की वॉर बाय चॉइस है। उन्होंने ये इम्पोज की है ईरान की। लेकिन असल जो इसमें मुद्दा जो निकलता है वो ये है कि अमेरिका इस जंग के लिए बिल्कुल तैयार नहीं। इजराइल ने इसको ड्रैग किया है, खींच के इस जंग में डाला है। और CNN के ऊपर भी एक रिपोर्ट कल ही आई थी कि जिसमें वाइस प्रेसिडेंट और सेक्रेटरी स्टेट जो थे वो इस जंग के हक में थे, वो नहीं थे। लेकिन उसके बावजूद प्रेसिडेंट ट्रम्प वाज पुल्ड इनटू वो इस जंग में। जिसमें बहुत सारे हम जब मिलिट्री प्लानिंग या जंग को प्लान करने का सोचते हैं तो पहले आपको जंग जो है अपने दिमाग में लड़ के जीतनी होती है, जिसको आप एप्रिसिएशन प्रोसेस कहते हैं या कमांडर्स एस्टिमेट करते हैं। और इस तरह की कोई चीज़ जो है इस वक्त हमें नजर नहीं आ रही। उसके शायद इस तरह है कि एक तो इनकी एंड स्टेट क्लियर नहीं है, शिफ्टिंग गोल पोस्ट है कि पहले उन्होंने कहा कि रजीम चेंज के अंदर जाना है, फिर उन्होंने कहा कि जी हमने मिसाइल बैटरीज और जो मिसाइल बनाने वाली उनकी काबिलियत है उसको खत्म करना है। और अब ट्रम्प साहब जो है वो टोटल सरेंडर की बात कर रहे हैं। सो विद एवरी चेंज, यानी आप रेस के दौरान जो है ना अपना घोड़ा चेंज नहीं करते हैं, ये तो अपने गोल पोस्ट और अपनी पॉलिसीज जो चेंज कर रहे हैं। अब उसकी वजह से एक बड़ी अहम चीज जो सामने आ रही है कि मिलिट्री जो अचीवमेंट्स करती भी है ना वो पॉलिसी एंड को मीट नहीं कर पा रही। और इन प्रिपेयरनेस का ये हालत है कि जी आप नॉन कॉम्बैटेंट इवैक्यूएशन जो कि पता है कि इनिशिएटिव आपके पास है, आपने जंग शुरू करनी है, तो आप इन टाइम अपने जो सिविलियंस या एक्सपेट्रिएट उस एरिया में उनको निकालने की कोशिश करते हैं। और ये किस तरह का ऐलान करते हैं कि जो जिस तरह निकल सकता है वो निकल जाए। तो और ये जो कल सेनेटर्स को एक इन कैमरा ब्रीफ हुई है और उसके बाद बरमला कुछ सेनेटर्स ने ओपन मीडिया पे ये कहा है कि वी आर स्केयर्ड, हमें खौफ आ रहा है, क्योंकि वो जो होते हैं ना देयर इज नो प्रिपरेशन फॉर द डे आफ्टर।
कि जंग तो शुरू कर ली है, अब इसके बाद क्या होगा। और अमेरिका के साथ ये एक कई किताबों में इनके ऑथर्स ने खुद लिखा हुआ है, इनको जंग शुरू तो करनी आती है, दे नेवर हैव एन एग्जिट स्ट्रेटजी कि इस जंग से निकलना क्या। वियतनाम, इराक, अफगानिस्तान, ये सब इसकी जो एग्जांपल्स हैं जिसमें इनकी एग्जिट स्ट्रेटजी हमेशा खराब। उसके बरक्स ईरान की जो स्ट्रेटजी है वो बिल्कुल सिंपल है और ऑपरेशनल क्लैरिटी के साथ वो अपने सर्वाइवल की जंग लड़ रहे हैं, और उस जंग को इस तरीके से लड़ना है कि अपने दुश्मन के लिए इस एग्रेशन की कॉस्ट को जितना ज्यादा से ज्यादा कर सके, उसमें उनका सर्वाइवल है। सही। अब उसके अंदर जो 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 अच्छा, एजाज साहब भी और एहसान साहब भी, आज आपको मैं थोड़ा सा जल्दी में खुदाफिज करूंगा क्योंकि वी आर एक्सपेक्टिंग कि प्राइम मिनिस्टर कुछ स्पीच करेंगे जो 8:30-35 के करीब एक्सपेक्टेड है। हमें मालूम नहीं कि तकरीर उनकी शुरू होती है, लेकिन एक्सपेक्टेड है इस वक्त आएगी, और वो अपने जो बेल्ट टाइटनिंग के हवाले से कुछ इकदाम का मुमकिन तौर पर ऐलान करेंगे। आप दोनों को मैं मशकूर हूँ। इस्लामाबाद स्टूडियोज़ में बैरिस्टर उमैर नियाज़ी साहब और इख्तियार वली साहब हमारे साथ हैं। उमैर नियाज़ी साहब, क्या करना चाहिए पाकिस्तान को? सरहदों पर जंग है, अफ़गानिस्तान से हम जंग लड़ रहे हैं, ईरान के अंदर अमेरिका और इसराइल हमला कर रहे हैं, इंडिया वाली जंग का पता कोई नहीं किस वक्त फट पड़े, तो हमें अपने हालात को काबू करने के लिए क्या करना चाहिए? देखें, हालात कुछ तो हमारे अपने क्रिएटेड हैं, जो हम अपनी इंटरनल लड़ाई लड़ रहे हैं, जो इख्तियार भाई हम लड़ रहे हैं, मगर ये चीज़ आ गई है, बाहर की लड़ाई आ गई है, और उस बाहर की लड़ाई की तपिश हमारे घर के अंदर आ रही है। मगर उसको डील करने के लिए जिस तरह से स्टार्ट किया, आप तकरीर का हवाल दे रहे हैं कि अभी प्राइम मिनिस्टर साहब ने एड्रेस करना है, मगर क्या ही बेहतर होता कि वो 55 रुपये अनाउंस करने से पहले वो तकरीर करते, क्योंकि उन्होंने स्टार्ट बेल्ट टाइटनिंग के बजाय थ्रोट टाइटनिंग से कर दिया, आवाम का गला घूंट दिया। देखें, हम सब इस मुल्क में रहते हैं, मतलब कहना मुनासिब नहीं, मगर देखें आवाम की इस वक्त पल्स को देखना चाहिए, आवाम की कंडीशन को देखना चाहिए। प्राइम मिनिस्टर को कहना चाहिए था, आज से मैं रेगुलर PIA फ्लाइट्स में बैठूंगा, मेरे वफ्त में सिवाय मेरे फॉरेन मिनिस्टर के अलावा मेरे साथ कोई नहीं जाएगा, जिसकी ज़रूरत होगी 100 बंदे का इंटरव्यू नहीं होगा ना। ठीक है, आपने बहुत मेहनत की होगी फॉरेन पॉलिसी पे, आपने बहुत सारे ट्रिप्स किए, मगर इस सारी वजह से क्या हुआ है कि आपके जितनी कमिटमेंट्स थी वो सारी अब अंडर थ्रेट हैं। आपने गल्फ़ पे इतना टाइम कंज्यूम किया, आपने अज़रबाईजान पे टाइम लगाया। अब क्या हालात हैं कि पाकिस्तान कोई चीज़ आने वाले दिनों में मटीरियलाइज़ कर सके? आपने रिलाई किस पे करना है? अपने इंटरनल रिसोर्सेज पे, और इंटरनली आप किस तरह से पुल अप कर सकते हैं? आप तब कर सकते हैं जब आप अपना हाउस इन ऑर्डर लाएँ, और हाउस इन ऑर्डर लाने की इसलिए सबसे पहली शर्त यह है कि मुल्क में पॉलिटिकल स्टेबिलिटी लाएं। या चलें पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं लाते, कम से कम जिस तरह से शाह महमूद साहब और ये सारों ने अडियाला से, ये कोट लखपत से एक ख़त लिखा कि इंटरनल कोहेजन पैदा करने की कोशिश करें, कम से कम पार्लियामान को तो इफेक्टिव बना ले। देखें, इस मुल्क में इतने बड़े वाक़यात हुए, ईरान जंग हुई, बोर्ड ऑफ पीस में आप शामिल हुए, और बाकी मामलात हुए, अभी तक आपने पार्लियामान को कॉन्फिडेंस में नहीं लिया। फ्लोर ऑफ हाउस पे एक तकरीर नहीं है वज़ीर आज़म। इन हालात में पहले आप ही बता दें, ये नेशनल यूनिटी के लिए तो मेरा पसंदीदा टॉपिक है, मैं रोज़ बात करता हूँ, लेकिन कौन से ऐसे इक़दाम हैं जो हमें लेने चाहिए इस मौके के ऊपर पाकिस्तान के हालात को काबू में रखने के लिए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया नदीम भाई। सबसे पहले तो देखें ना, मैं ये बात, जो भी हम डिस्कशन करते हैं तो हमारे जहन में ये बात होनी चाहिए कि हमारी इस बॉर्डर की तरफ भी आग लगी हुई है, और हमारे अड़ोस पड़ोस में भी काफ़ी ठीक सारी तरफ हालात अच्छे नहीं हैं, मिसाइल बरस रहे हैं, आग लगी हुई है। अब ऐसे हालात में हमें अपना पॉलिटिकल स्कोर कम से कम नहीं सेटल करना होता। ऐसे हालात में हमें कौमी जिम्मेदारी का एहसास करना होता है। कौमी जिम्मेदारी का एहसास यही है कि अभी आप देख लेंगे प्राइम मिनिस्टर साहब खुद ऐलान करेंगे, और किफ़ायत शारी मुहिम, पेट्रोल पे कितना वो कट लगा रहे हैं, सरकारी वज़रा की तनख्वाहें जो हैं उस पर वो आपको बताएंगे कि कितना वो गिव अप कर रहे हैं, और पेट्रोल कितना वो कर रहे हैं, कट कर रहे हैं। तो वर्क फ्रॉम होम की पॉलिसीज़, ये सारी चीज़ें वो ब्रीफली वो बता देंगे। मैं आपको ये बता दूं कि हम मिन हासिल को, मतलब डॉलर का रेट मार्केट में ऊपर जा रहा है फी बैरल जो क्रूड ऑयल का है, तो डेफिनेटली आपको पता है पेट्रोल जो है ये इंपोर्टेड आइटम है, इसका असर यहाँ पर पड़ता है। हमने पेट्रोलियम डेवलपमेंट लेवी भी बढ़ाई है, जो हुकूमत टैक्स लेती है वो भी साथ बढ़ा दिया। उसकी रीज़न आपको बताता हूँ। अब ये माजरत के साथ, मैं खुद इस कौम में से हूँ जिसके घर में 5 गाड़ियाँ हैं ना, वो 5 गाड़ियों में साथ साथ 2-2 पीपे भी रख के ना पेट्रोल पंपों पे चले जाते हैं कि जी इस चीज़ की शॉर्टेज आ रही है, बहुत सारी ले लो। अब उससे जो है क्योस फैलता है, अफरा तफरी फैलती है, स्मगलिंग शुरू हो जाती है, ज़ख़ीरा अंदोज़ी शुरू हो जाती है। अब इन चीज़ों की रोकथाम के लिए बाअम्र मजबूरी, हालांकि ओगरा ने
बहुत ज़्यादा बड़ी सिफारिशात की थी, लेकिन इन चीज़ों को कंट्रोल करने के लिए वी हैव लेफ्ट विद नो ऑप्शन बट टू इंक्रीज द प्राइसेस ऑफ पेट्रोलियम। सर 250 रुपये में स्मगल करना तो बड़ा मुश्किल था, इसलिए आपने 350 सर मैं कर आपको दिया। बताऊँ, होता है आपको, मैं क्या बताऊँ कि मैं खुद थोड़ा बहुत मेरा इस कारोबार से कुछ ताल्लुक है। स्मगलिंग से? नहीं अच्छा। मेरा पेट्रोलियम और मैंने शायद रमजान के महीने में सोचा आपने सारे सच आज बता वैसे दिए। थोड़ा बहुत मेरा इससे ताल्लुक है, मेरा फैमिली बिजनेस है, लेकिन मुझे पता है कि इसमें फिर क्या क्या चीज़ें नहीं होती। बिलीव यू मी के इन चीज़ों को कि मुल्क में क्योस ना फैले, अफरा तफरी ना हो, ज़ख़ीरा अंदोज़ी ना हो, स्मगलिंग ना हो, इन चीज़ों की वजह से हमें सर मुश्किल हालात में मुश्किल फैसले करने पड़ते हैं। मैं उस कीमत से मुझे उतनी तकलीफ नहीं है जितना मुझे उन चीज़ों से तकलीफ है कि जब ये खबर सुनता हूँ कि कोई गल्फ स्ट्रीम खरीद रहा है, एक नहीं 2 गल्फ स्ट्रीम खरीदे गए, दूसरे का हम नाम नहीं ज़्यादा डिस्कस करते। प्राइम मिनिस्टर अपना जहाज़ अपग्रेड कर रहे हैं। देखिए जो इनके सरकारी वफ्द जाते हैं 100 बंदा बिठा के ले जाते हैं, नदीम भाई, जो डेवलपमेंट के नाम के ऊपर इनको तरक्याती फंड्स देते हैं एक बंदे को, मुझे उसके ऊपर बहुत तकलीफ गल्फ है। स्ट्रीम का वो जहाज़ उससे बहुत बेहतर है, वो 1 अरब दरख्त जिनका ज़मीन पे कोई वजूद नहीं है। गल्फ स्ट्रीम का वो जहाज़ उससे बहुत बेहतर है, वो स्कीमें जिनका कोई वजूद ही नहीं है। ये तो फिर भी पब्लिक की प्रॉपर्टी है, पंजाब गवर्नमेंट के पास पड़ी है। सर मैं अगर जस्टिफिकेशन अच्छी नहीं होगी लेकिन जस्टिफाइड है, नॉट जस्टिफिकेशन आपको पसंद नहीं आ सकती, मतलब जब लेकिन बुरी एक भी रिपोर्ट प्लानिंग कमीशन हमारा ये जारी कर रहा हो कि आपकी गुर्बत 30% हो गई है, आपकी अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ गई है, आपकी टेक होम इनकम्स कम हो गई हैं, और हम कहें कि हम गल्फ स्ट्रीम खरीदते हैं। मैं अपॉलॉजी सर, मैं आपको बताऊं, गल्फ स्ट्रीम का जहाज जो है ना, वो जाती उम्र में नहीं खड़ा हुआ, वो पब्लिक प्रॉपर्टी है, गवर्नमेंट के पास पड़ा। सर मैं उस पे बैठ के क्या लाहौर की माल रोड के ऊपर घूम सकता हूं? सर जब मर्जी आप आइए, आपके माल रोड पे घूम सकता हूं? आपके माल रोड पे उड़ाने की तो वो चीज ही नहीं है, फिर वो हमें नहीं चाहिए। ये आपको हेलीकॉप्टर ग्रुप में हाँ, ये उसमें शामिल करने की कोशिश कर रहे हैं। 55 रुपए किलोमीटर वाली की बात तो ये उम्मीदें नहीं कर रहे। दोनों का हेलीकॉप्टर था ना, इनका भी था, 55 रुपए वाला इनका था। 4.5 साल चिंची रिक्शे की तरह चलाया इन्होंने। जब वो मैं ठीक है, वो बात मैं इस वक्त करते नहीं। हम इस वक्त हमें कौमी वहदत और कौमी यगानियत, कौमी इत्तेफाक की जरूरत है। अल्लाह करे वो हमें अकल आ जाए। मुल्क में इस वक्त हालात जो हैं वो कल मैंने एक नॉर्मल नहीं है। कल देखा है वो इनको वो 10-10 साल कैद हुई है कौमी यकजहती के लिए, 10-10 साल कैद हुई है। 10-10 साल बिल्कुल। इन एब्सेंशिया ट्रायल तो हुए नहीं। तो ये कौमी यकजहती से बड़ा सबक तो ही लाए ना, वो जो एब्सकॉन्डर हैं उनको लाएंगे, वो कोर्ट में लाए जी, उनको सजाए मौत दें, उनको हाजिर हो, वो आते नहीं है कोर्ट में, तो फिर इमरान खान हाजिर हो कैसे होगा अडयाला से? मुराद सही जैसे हाजिर होता है उसी तरह ही हाजिर हो। बताएं सर। देखिए बात है कि देखें सज़ाएं ये इन्होंने कर ली, ब्लैंकेट कर ली, देखें अगले भी फेस चला लेंगे। बात है इससे इन्हें हासिल क्या होगा? देखें इशू क्या है, इशू से ये अब भी डाइवर्टेड है। देखें ऑस्टेरिटी करना चाह रहे हैं, मगर जो बकेट है, बकेट में मुख्तलिफ जगह सुराख हुए हैं, सुराख ये प्लग करना नहीं चाह रहे। उस सुराखों की इनके पास जस्टिफिकेशन है। पिछले बजट पे फ्लोर ऑफ द हाउस पे इतना जो है ना एनर्जी के वज़ीर ने जो है ना दाद ली कि जी हमने पाकिस्तान का क्राइसिस ख़त्म कर दिया है, हमने फ़ंड क्रिएट कर दिया, हम इतना लोन ले रहे हैं, आज के बाद किसी भी जो है ना ये डिस्को में लॉसेस नहीं होंगे। अब जो बजट तैयार हो रहा है उसमें वही डिस्कोस दोबारा से 900 अरब रुपया मांग रही है। 900 अरब रुपया ये कितना बनता है? आपकी सैलरीड क्लास इतना टैक्स नहीं देती जितना ये डिस्को का लॉस। मैं न्याजी साहब अगर एक मोटा हिसाब कर लेना कि 5000 अरब के करीब पंजाब का बजट है, 5000 बाकी बजट का 10,000 बनता है, 17,000। अगर इसमें से 10% निकाल लें 1700 कितना 1700 रुपया आपके सारे क्राइसिस में से आपको बाहर निकाल के ले जाएगा। 6 अरब डॉलर बन जाती है रकम, सिर्फ 10%। तो सेक्रीफाइस वहां लें जहां से सेक्रीफाइस देनी चाहिए। असल में वो सेक्रीफाइस उससे मांग रहे हैं जो 50,000 रुपये में रोटी नहीं खा सकता, उसे कहते हैं तुम सेक्रीफाइस। उसमें ये है ना, एक साल को रिव्यू तो कर लें। ये जो 1700 अरब का बजट था, हम देखें तो सही कि हमने पार्लियामान के सामने क्या कमिटमेंट्स की और अल्टीमेटली पैसा किस पे खर्च किया। चलें इख्तियार भाई ने जस्टिफिकेशन दे दी, ये पूरे बजट में दिखा दें ये कहीं डिस्कस हुआ था कि हमने ये जहाज़ खरीदने हैं, ये पैसा कहीं मुख्तस हुआ। देखें इतनी फ्लेक्सिबिलिटी इन हुक्मरानों के पास आ किधर से जाती है? मतलब हमारे स्ट्रक्चर में कितना बड़ा फ्लॉ है कि आप पार्लियामान से कुछ पास कराएं, बाद में इधर से भी फंड खींचो, उधर से भी खींचो और अपनी मर्जी से खर्च कर दो। इख्तियार साहब इस वक्त सबसे बड़ा जो आपके पास एक वो टीटी है ना, वो आपकी एनएफसी वाली डिविजिबल पूल वाली है। उसमें से सब सूबों से कहें कि मेहरबानी करें अपनी तस्वीरें वो जो चीफ मिनिस्टर्स को कचरे के डब्बों पे भी छापने का शौक है वो 1 साल के लिए पोस्टपोन कर दें और ये पैसा एक पूल बना दें, सिर्फ 10% हर सूबा कंट्रीब्यूट कर दे मेरे ख्याल बलूचिस्तान के अलावा। बलूचिस्तान से ना जो आप बात कर रहे हैं ना, हमें इससे एक स्टेप और भी आगे जाना चाहिए। हमें थोड़ा इससे भी आगे जाना होगा। अगर हमने मुल्क बनाना है, हम तरक्की याफ्ता मुल्कों में शामिल होना चाहते हैं और हम
एक जो हमारे गले में तोक पड़ी हुई है IMF की और कर्ज़ों की, इसको उतारने के लिए हमें इससे 1-2 कदम और आगे जाना होगा। लेकिन माजरत के साथ इस दौरान हमें कम से कम अच्छे काम की तारीफ़ करनी होगी और स्कोर सेटल करना जो है ये हमें बंद करना सर अच्छे काम करें भी तो सही ना। सर अच्छे काम ही किए हैं। मुझे बताइए, ये 2 साल की परफॉर्मेंस में आपको 3 बड़ी चीज़ें बता देता हूँ। जो मुल्क डिफ़ॉल्ट हो रहा था वो आज डिफ़ॉल्ट नहीं हुआ है। डिफ़ॉल्ट आप ही की वजह से हो रहा था सर, हमारी वजह से नहीं हुआ था। PDM हमारे नहीं सर, आप तो इतने लायक और जीरक इंसान हैं, आप कम से कम ये नहीं कह सकते हैं कि 3 महीने में कोई मुल्क को डिफ़ॉल्ट करता है। ये लोग डिफ़ॉल्ट के दहाने पे छोड़ के गए। हमने तो टेक ओवर किया है। जो ऑस्ट्रेलिया, हमने उसके साथ सऊदीया के साथ मुआहदा किया है, वो दैट इज द प्राइड फॉर द होल ऑफ द नेशन ऑफ पाकिस्तान। डिफेंस पैक्ट मैं तो उसका बहुत बड़ा हामी हूँ, लेकिन अभी देखें ना चैलेंज है ना, ईरान के ऊपर हमला हो रहा है तो वी हैव टू टेक ए पोजीशन नाउ। अच्छा, अब वो हमसे पूछ रहे हैं। मैं वही कह रहा हूँ, तीसरी पोजीशन पर आ जाए तो जो आपने जंग जीती है गुज़श्ता साल, वो तो अल्लाह ने हमारे ऊपर खास इनाम दिया ना। तो सर आपने क्या किया इसमें? नहीं सर, ये मैं इसमें तो कोई शक नहीं है कि अल्लाह का इनाम जो है वो पहले होता है, लेकिन नीचे जो है ना, फिर फर्क आप कर लें कि एक वजीर आजम होता है जो फिर आपको कहता है कि अब मैं क्या करूं, मैं हमला कर दूं, और दूसरा आपको जंग जीत के दिखा देता है। तो फिर ये हमारा डबल स्टैंडर्ड हो। बताइए जी, ये हम नहीं करेंगे। ये इमरान खान के लफ्ज यही थे, क्या करूं अमेरिका ईरान J10C खरीदने का इन्होंने मुआहदे किए थे। J10C का मुआहदा आप ही के दौर में। तो सारे देखें फॉरवर्ड लुकिंग होती है और कोई ना कोई एक पोजीशन पे बंदा होता है, वो पिछले की कारकर्दगी पे प्ले कर रहा होता है। याद पड़ता है जब J10C इंडक्ट हो रहे थे तो ये जो आपका वो बाद में था शोशा शुरू हुआ था ना, साइफर आ गया, तो पहले दिन बाजवा साहब, और मेरी इतला यही है कि बाजवा साहब और इमरान खान की वहाँ पे जनरल बाजवा ने इनसे पूछा था कि ये साइफर आया हुआ है तो बताएं उसका क्या करें। उसके बाद आपने यूज्ड इट। चलें वो एक देखें, अब देखें साइफर का देख लें, रिजीम चेंज ही तो मसला ईरान में है ना। आप चलें खान को कह लें, बात है साइफर का आपने पूरा ट्रायल चला लिया, अल्टीमेटली ट्रायल का क्या निकला, ना किसी साइफर देखा, मगर आज उसकी रिपरकशन तो हमें फील हो रही है ना कि अमेरिका की पूरी दुनिया में मुदाखलत है। चलें पाकिस्तान में आप ना माने सही, देखिए वो निज़ाम अपने बगैर नहीं चलना चाहते। कम से कम एक चीज़ का क्रेडिट इमरान खान को देना चाहिए कि इमरान खान ने बेसिस नहीं दी। पूरा आज ईरान की जंग ने वाजे कर दिया ना, गल्फ पूरा का पूरा अमेरिका की बेस बना हुआ है ना। पाकिस्तान में कोई बेस नज़र आई क्या? इमरान खान पे प्रेशर नहीं था, इमरान खान की काबीना ने वो चीज़ें रेजिस्ट की, तो आज इन्हें एक प्लेटफॉर्म मिला उस पर बिल्डअप करने के लिए, वरना ये आज जस्टिफाई कर रहे होते कि हम साहब कुछ कहना चाहिए। पूरी PTI अगर रिजीम चेंज की बात करे ना तो मैं बर्दाश्त कर लूँगा, लेकिन उमर नियाजी जैसा जीरक बंदा, काबिल बंदा अगर रिजीम चेंज की बात करे तो मुझे तकलीफ होती है। रिजीम चेंज ये होती है जिस तरह इमरान खान की हुकूमत गई थी, ये तो अदम एतमाद था, कानूनी आईनी दस्तूरी रास्ता था। रिजीम चेंज अगर देखना है तो जाके देख लें वेनेजुएला में किस तरह हुआ। रिजीम चेंज अगर देखनी है तो देख लें कि अमेरिका फिर क्या कर रहा है ईरान में। रिजीम चेंज ये होती है। आप तो बड़े इज्जत बड़े तौकीर के साथ जो है वहाँ से चले गए और अदम एतमाद की ये रिजीम चेंज नहीं है। बहरहाल ये इसको आप नहीं कह सकते। प्योरली डेमोक्रेटिक प्रोसेस नहीं था सर, आपकी इस्टेब्लिशमेंट सपोर्ट करती है तो काम पूरा होता है, वैसे प्रोसेस ही था। MNAs जो थे लिखा हुआ है आइन में, लेकिन उसको अमली जामा पहनाने के लिए आपको कभी देखना पड़ता है MQM की तरफ, कभी बाप पार्टी की तरफ, तो देन इट गोज थ्रू, अदरवाइज तो आगे जाते नहीं। आपकी जमहूरियत कितनी तवाना है और कितनी ऑर्गेनिक है वो तो आपको भी पता है, मुझे भी पता है। और फिर एक वो आमिर लियाकत की बात कि हम आए नहीं, हम लाए गए हैं। हाँ, तो और इमरान खान साहब की वो बात कि मुझे एक कानून बनाने के लिए, तरमीम के लिए मुझे अपने मेंबर्स को बुलवाना पड़ता है। ऐसे ही होता था ये तो मैं न्याजी साहब को भी पता, इसमें तो कोई शक नहीं है। वैसे भी पेट्रोल पे भी उनके हमारी जमहूरियत मौजूद है। जमहूरियत लूली लंगड़ी है तो हम इस स्टेज पे खड़े हैं ना। देखें ओवर द पीरियड हमारी बीमारियां मल्टीप्लाई की हैं और हमने उन बीमारियों को किसी तरह से रिड्रेस करने की कोशिश नहीं की। जो भी हुक्मरान आया है वो अगले दौर में साथ ही एडजस्ट करता रहा है, कम पे इत्तफाक करता रहा है। इमरान खान ने चले आप कह लें कि गलती कर ली कि उसने उस हालात पे इत्तफाक नहीं किया, इमरान खान खड़ा हो गया और इमरान खान ने उसकी प्राइस पे की। तो सारे उस चीज़ पे ऑन बोर्ड थे। मसाइल तो तब पैदा हुए जब ही वाज डीथ्रोन्ड, जो अब उनको बाहर फेंक दिया। मगर वही देखे ना, अब वो इशारे आया ना, वैसे किसने ने डीथ्रोन किस तरह से करना था। आज ईरान में भी तो वही हो रहा है ना। ईरान आज अपना बदल ले, ठीक है ना, सुप्रीम लीडर, तो किसी को कोई मसला नहीं है, अमेरिका उस पर खुश हो जाएगा। बात है एक डिमांड क्रिएट हुई, किस वजह से हुई, उसके मुहर्रिकात थे और वो मुहर्रिकात आज के दौर में वाजे हमें समझ आते हैं। एक ब्रेक ले लें, 25 जुलाई 2018 को खड़े हो जाते तो क्या ही मजा होता। ब्रेक ले लेते हैं, फिर इस पे और बात करते हैं। ब्रेक ले लें, हमारे साथ रहिएगा।
प्रोग्राम में दोबारा खुश आमदीद कहते हैं अगर ईरान वाली जंग जो है अगले 4 हफ्ते चलती है तो क्या होगा इसका फौरी रद्दअमल। जो डॉलर 100 से ऊपर है इस वक्त तेल की कीमत, ये चढ़ जाएगी और ऊपर। जितने दिन वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ बंद रहेगा तेल ऊपर जाता जाएगा। जितने सेंट्रल बैंक्स हैं बशमूल फेडरल रिज़र्व अमेरिका का, जिसको ट्रंप साहब रोज़ाना बहुत गालियाँ निकालते थे कि ये रेट क्यों नहीं नीचे ला रहा, ये नीचे लाने की बजाय रेट ऊपर जाना शुरू हो जाएंगे, क्योंकि इन्फ्लेशनरी एक्सपेक्टेशंस को कट डाउन करने के लिए सेंट्रल बैंक्स रेट बढ़ाते हैं। हमारे जो स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने आज 10.5% पे मॉनेटरी पॉलिसी में पॉलिसी रेट को बरकरार रखा है। लेकिन अगर ये तेल की कीमत जो 55 है इसको फैक्टर इन करेंगे तो अगली दफ़ा ये भी ऊपर जाएंगे, और तेल और ऊपर चला गया तो शायद उससे पहले इन्हें जल्दी में बढ़ाना पड़े, एमरजेंसी मीटिंग कॉल करनी पड़े, तो ग्लोबल इकनॉमिक स्लो डाउन की तरफ हम चल पड़ेंगे। जो हमारे प्लानिंग कमीशन ने ऑफिशियल स्टैट्स जारी किए हैं पाकिस्तान के, उसके मुताबिक हमारे यहाँ कोई 30% लोग खत गुर्बत के नीचे चले गए। 7 परसेंटेज पॉइंट पाकिस्तान में पॉवर्टी बढ़ गई है। लोगों की जो एक्चुअल इनकम्स हैं उसमें डिक्लाइन आ गया और अनएम्प्लॉयमेंट ऊपर चली गई है। इस सूरत हाल में उमैर न्याजी साहब, प्राइम मिनिस्टर को ये तकरीर करनी चाहिए, ये चीज़ें सामने रख के। हम अमेरिका शिकार नहीं है, अमेरिका भी वैसे इस वक्त तो डूबा हुआ है, हमारे से ज़्यादा उसके बुरे हालात हैं, लेकिन हमारे पास फॉरेन एक्सचेंज नहीं है, लोग हमारे गुर्बत में अनएम्प्लॉयमेंट है। तो कुछ ऐसा पैकेज इन्हें ऐलान करना है कि लोग मारी ना जाएं, ज़िंदा रहने के लिए कुछ चीज़ें उनको दे दें। बेशक, बिल्कुल ये गाइडिंग बीकन लाइट यही होनी चाहिए, और साथ ही साथ कोशिश ये होनी चाहिए कि इंडिजिनसली हम कितने ज़्यादा अपने वसाइल को खड़ा कर सकते हैं। देखें, सबसे पहले 25 करोड़ की आबादी है, आबादी ने खाना है, आबादी ने कपड़े पहनने हैं, कम से कम आप ये ख़ुद से ये तो अरेंज कर सके। देखें, हम एक ऐसा मुल्क है, हम अपनी इंपोर्ट फिगर्स का कभी एनालिसिस ही नहीं करते। हम जो है ना, अब आप देखें कि एग्री प्रोडक्ट्स, हमारी 7-8 बिलियन डॉलर की एग्री से रिलेटेड प्रोडक्ट्स की इम्पोर्ट होती है। दालें ही हम जो है ना 700-800 मिलियन की हम इम्पोर्ट कर लेते हैं। अब एक ज़री मुल्क को क्यों कर रहा है? तेल की इतनी बड़ी इंपोर्ट होती है, क्या हम लोकल ऑयल सीड्स नहीं उगा सकते, कर सकते? क्या इस वक्त की ज़रूरत नहीं है कि उस तरफ तवज्जो दी जाए? चाय, एडिबल ऑयल, कॉटन, पल्सेस सारा हम इंपोर्ट करते हैं और इस पे कोई ध्यान नहीं। बड़े आसानी से यहाँ बना सकते थे, नहीं बना सकते। देखिए, हम इतना है, मेरे पिछले दिनों में दाल एक मिल को विज़िट करने का वो जो है वो इत्तफाक हुआ। अब वो सारी की सारी ऑस्ट्रेलिया से आ रही है, लोकली वाइबल ही नहीं है। मतलब किसान को इतना हम रेट ही नहीं दे सकते, इसलिए हमने उगानी क्यों है? हमने जना एरियाज़ अपने छोड़ दिया। हमारे सर्टेन एरियाज़ हैं जो सूटेड है, बखर, डाउनवर्ड, लैया देखें चने के लिए आइडियल है, मगर हम उनको नहीं यूटिलाइज़ कर रहे। देखें, इस वक्त प्रैग्मेटिकली पंजाब को, सूबों को, वफाक को रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ तकसीम करनी पड़ेगी। डेवोल्यूशन हो गई, जो मर्ज़ी हो गई। इस वक्त सिक्योरिटी खाली दिफाई सिक्योरिटी नहीं होती, फूड सिक्योरिटी भी एक सिक्योरिटी है, उस पर फोकस करना पड़ेगा। और उसके लिए सबसे ज़रूरी है एरियाज़ आइडेंटिफाई करें। आपके पास खाली पैचेस कौन से हैं? ज़िम्मेदार को डीज़ल अगर देना है, सस्ता कैसे देना है? इंडिया की तरह उन्हें बायोडीज़ल पे कन्वर्ट करना है, एथेनॉल पे करना है, करें, उन्हें सस्ती दें, खाद सस्ती दें। आप साल डेढ़ में अपना, जैसा आपने पहले बात किया, 1700-1800 बिलियन रुपए का एक ये होल प्लग कर सकते हैं। इख्तियार साहब, आप बताएं। मेरा तो ख्याल यही है कि डिविजिबल पूल सबसे पहले आपको उसकी तरफ नज़र रखनी चाहिए। बहुत वेस्टफुल स्पेंडिंग सूबे कर रहे हैं, वहाँ से कुछ पैसे निकालें और वाइबल बनाएं वफाक को। वफाक वाइबल नहीं रह गया अब इकनॉमिकली। ये आप दुरुस्त फरमा रहे हैं। मैं अगर खैबर पख्तूनख्वा की भी हुकूमत की बात करूं तो गुज़श्ता तकरीबन 7-8 बजट उनके जो है वो लैप्स हो जाते थे, और डिविजिबल पूल से जो आप कह रहे हैं कि उसको रिव्यू होना चाहिए, तो मेरे ख्याल में होना चाहिए, रिविजिट करना चाहिए इसको, चाहे उसको साल 2 साल के लिए करें, पहले वफाक को तो होना चाहिए। और ये इससे ज़्यादा हमें और भी आगे जाना होगा। अगर हम ये जिस तरह उमैर साहब ने बात की ना, डिस्कोस की जितनी बिजली के हैं, जून तक आपको उसमें बड़ी बेहतरी भी नज़र आ जाएगी। लेकिन एक बात मैं आपको बताऊं कि उसका खसारा पहले से काफ़ी कम हो चुका है। जो बिजली के जो डिस्कोस हैं, कंपनीज़ हैं, वो कम हो चुका है, और मज़ीद उस पर जो ओवरऑल लॉसेज हैं वो कम नहीं हुए हैं, ओवरऑल लॉसेज बढ़ गए। आपको आने वाले बजट में जो हम फिगर दे रहे हैं, आप उसको देख के आपको तमानत होगी इंशाल्लाह कि पहले से चीज़ें जो हैं काफ़ी बेहतर हो गई है। मैं ये समझता हूँ अवैस लगारी साहब और अब्दुर्रहमान कांजू साहब और उनकी टीम, और जो उनके साथ सेक्रेटरी हैं, वो इस पे शब और रोज़ काम करते हैं और इतना कीन काम करते हैं। हमने ये भी नोटिस किया कि वो अपने दोस्तों की मर्ज़ी से किसी की पोस्टिंग ट्रांसफ़र भी नहीं कर रहे हैं। सर वो लेकिन काम अच्छा कौन सा किया उन्होंने? सोलर के लिए उन्होंने पॉलिसी रिव्यू की है, जो मेरे ख्याल में बहुत ही अहमकाना फैसला, माजरत के साथ सख्त लफ्ज़ है, क्योंकि आप $18 अरब का तेल इंपोर्ट करते हैं।
लोग सोलर लगाएं तो पाकिस्तान को लॉन्ग टर्म उसमें फ़ायदा है, या सोलर से डिस्करेज करें तो उसमें फ़ायदा है? ये आप दुरुस्त फरमा रहे हैं, और हो जाता है, काम बहुत होता है, उसमें कुछ काम गलतियां भी हो जाती है, तो गलतियां भी हो जाती है, उसको रेक्टिफाई करना जो है वो भी फिर उन्हीं का रेक्टिफाई हो सकती है। प्रायोरिटी नंबर 1 क्या होनी चाहिए इस सूरत हाल में, क्या करना चाहिए? प्रायोरिटी 1, 2, 3। 1 एग्रीकल्चर है, एग्रीकल्चर, और क्योंकि खुराक से सबको जुड़ा है। नंबर 2 पॉलिटिकल कोहेजन लाएं, पॉलिटिकल कोहेजन ले आएंगे, मिल बैठ के करेंगे, आप टर्न अराउंड करेंगे, आप साथ बैठ जाएंगे। देखिए पार्लियामान को कॉन्फिडेंस में ले, क्यों नहीं बैठेंगे? बात है ये कहें कि वज़ीर आज़म हाउस में जाके बैठें, सिर्फ इन्हें एक फ़ोटो शूट दें, तो वो ज़्यादती है। देखें इतने बड़े वाक़यात दोबारा इनकी तवज्जो दिला रहे हैं, वज़ीर आज़म पार्लियामान में तो स्टेप इन करें। पार्लियामान में ऐसी क्या चीज़ है जो उन्हें दूर रख रही है? बात है उधर करें, उधर इन चीज़ों पर डिबेट ओपन करें, नेशनल डायलॉग खुद ही ओपन होएगा। या हमारी पॉलिटिकल लीडरशिप इसको डिनाई कर रही हो। देखें मतलब आपको मतलब कंटिन्यूस लेटर्स की चेन देखें जो कोट लखपत से आ रही है, वो यही आ रही है। इमरान खान ने भी किसी का इख्तियार तो बंद नहीं किया, बातचीत का इख्तियार किधर रखा है? अपने पार्टी मेंबर्स को। समटाइम तो आई फील कि शाह महमूद को, उसके खिलाफ अब कोई बहुत बड़ा इशू भी नहीं है, उसको तो शाह महमूद को ही बाहर निकालें ताकि वो कोई डायलॉग शुरू करें। देखें अब वो 6 केसेस में 3 केसेस में बेल रह गई है, अब वो बेल होगी तो आएंगे। अब आप खुद देखें ना कि एक तरफ चलता है कि आते हैं कि जी कन्विक्शंस चली, अब तो बगैर ट्रायल के कन्विक्शंस का रवाज शुरू हो गया है। तो जब इस तरह का पॉलिटिकल सिनेरियो, तो खुद देखें कि लोग किधर खड़े हैं। क्लोजिंग रिमार्क्स सर इख्तियार साहब। बगैर ट्रायल की कोई कन्विक्शन नहीं हो रही है। दूसरी बात यह है सर, सर वो तो अगर कोई आता नहीं है तो आप, इसका तो मतलब ये है कि वो नहीं आएगा, तो कानून निज़ाम उसके लिए रुका हुआ है। देयर इज नो केस, ये एब्सेंशिया जैसे आपने सजा दी है, ये कोई जान ही नहीं है। अच्छा, मैं थोड़ा सा रिस्पॉन्ड करना चाहूँ। पार्लियामेंट की बात करते हैं, मैं आज भी इनको कहता हूँ कि 2 साल इस हुकूमत को बने हुए हैं। आप देख लें कि 3.25 साल में इमरान खान साहब इतना पार्लियामेंट में नहीं आए जितने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब आए हैं। वो तो आते हैं, लेकिन जब भी कौमी मफाद की बात आती है, कौमी यगानगत की बात आती है, आपकी पार्टी एस्केप कर जाती है। ये गलत है, नहीं जाना चाहिए, ये गलत है। अभी भी आपको बुलाया गया, सारी पार्टियां आ गई, आप नहीं आए, आपने खुद को अलग थलग कर लिया। ये चीज़ें देख, कुछ चीज़ों में आपको ये फैसला करना होगा कि जब वतन की मिट्टी बुलाती है, वतन की मिट्टी जब आपको आवाज़ देती है, तो फिर आपको अपने सियासी इख्तिलाफात एक साइड पर रखकर भाग के आना पड़ता है और आपको पाकिस्तान के झंडे के साथ खड़ा होना है। वहाँ पर आपको फिर ये नहीं है मेरे कैदी छोड़ दो, हमारी मुलाकात करा दो, हमारी दर्शन कर। ये चीज़ें तो होती हैं और चलती रहती हैं। जिस मुल्क में आप सियासत करते हैं ना, उसकी मिसाल यही होती है। जी पाकिस्तान है, यहाँ पर एक पैर आपका इक़्तिदार के ईवान में होता है, दूसरा आपका अडियाला में होता है। लेकिन पाकिस्तान से बढ़कर कुछ नहीं है। पाकिस्तान नहीं है तो आप भी यहाँ बैठे हुए हैं, मैं यही बात कर रहा हूँ। तो ये तो सब हमारे लिए अपनी जान से ज़्यादा, अपने माल से ज़्यादा एक चीज़ जिसको प्रायोरिटी देनी चाहिए वो यही है कि पाकिस्तान, उसकी खातिर तो सबको बैठना चाहिए। बिल्कुल। उमैर नियाज़ी साहब, इख्तियार वली साहब, आप दोनों का बहुत शुक्रिया। आज के लिए इतना इजाज़त दीजिए। अल्लाह।